Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि सभी को विदित होगा कि साइकोलॉजी की क्लास नंबर 65 में मैंने आपको WAT परीक्षण पढ़ाया था, आपको SCT परीक्षण पढ़ाया था। इस प्रकार ये 3 परीक्षण मैंने पढ़ाए थे। यहाँ पर मैं व्यक्तित्व मापन की जो क्लास है वो अभी चल रही है। अब देखिए, व्यक्तित्व मापन की 2 क्लास मैंने अपलोड कर दी है। ये तीसरी क्लास है व्यक्तित्व मापन की, और वैसे तो ये 66वीं क्लास है। अब देखिए, उसमें व्यक्तित्व मापन में को 2 भागों में बांटा था, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो मित्रों, अभी प्रक्षेपी पढ़ रहे थे और प्रक्षेपी पे मैंने आपको 6 विधियाँ लिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया है। अब 5 परीक्षण इसमें से पढ़ लिए हैं, तो आज 6ठा और अंतिम जो प्रक्षेपी विधियों का परीक्षण है वो अंतिम और 6ठा प्रकार भी आज पढ़ेंगे, और अप्रक्षेपी विधियां भी आज शुरू होने वाली है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिए। और साथियों, 6 बजे मैंने शिक्षण वीडियो में भाषा विकास की समितियों के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ जरूर मिलेगा। तो मित्रों, उस वीडियो को देखें। SST का टेस्ट आपके 8 बजे अपलोड कर दिया गया है, और इस क्लास के बाद में आपको आज 11 बजे से 12 बजे के बीच में साइकोलॉजी का एक ऐसा टेस्ट मिलेगा जिसमें अधिकतर क्वेश्चन अप्लाइड बेस्ड होंगे, उदाहरण वाले प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे। तो आपने चाहे साइकोलॉजी का कोई सा भी टेस्ट दिया या नहीं दिया हो, लेकिन 11 और 12 बजे के बीच में ये जो टेस्ट आने वाला है मनोविज्ञान का, उस टेस्ट को जरूर दें, क्योंकि उसमें सारे ही प्रश्न अप्लाइड बेस है। तो मित्रों, शुरू करते हैं क्लास को। साथियों, प्रक्षेपी विधियों में 6ठा और अंतिम विधि है खेल विधि, या फिर खेल या नाटक या ड्रामा परीक्षण, जिसको अंग्रेजी में ड्रामा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके जनक है जैकब एल मोरेनो। 1937 में इन्होंने इस विधि को दी थी। तो साथियों देखिए, जो प्रक्षेपी विधियां हैं उसमें अचेतन मन के आधार पर ही व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, ये फिक्स होता है। देखिए, ये जो परीक्षण है खेल नाटक या ड्रामा परीक्षण, जिसको देने वाले थे मोरेनो, इनका पूरा नाम है जैकब एल मोरेनो। इस परीक्षण में मनस्ताप के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। मनस्ताप का मतलब होता है मानसिक बीमारी भी आप उसको कह सकते हो, मानसिक रोग भी कह सकते हो, मानसिक समस्या भी कह सकते हो। तो उसके आधार पर यहाँ पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। कौन सी विधि में? ड्रामा टेस्ट में। मोरेनो ने इस परीक्षण का निर्माण मानसिक रोगियों के निदान के लिए किया था। जब ये परीक्षण जैकब एल मोरेनो द्वारा बनाया गया था, क्यों बनाया? ताकि जो मानसिक रोगी है उनकी निदान के लिए, निदान मतलब उनकी पहचान करने के लिए ही इस परीक्षण का इन्होंने निर्माण किया था। कि जो किसी, मान लो कि भाई कोई व्यक्ति है, वो बीमार है, तो मानसिक रूप से रोगी है या नहीं है, इसकी पहचान के लिए ही मोरेनो ने इस प्रकार का परीक्षण बनाया था। मित्रों, ये जो परीक्षण है, इस परीक्षण में क्या किया जाता है? इस परीक्षण में परीक्षार्थी से, मतलब जो छात्र होते हैं, उससे संबंधित व्यक्ति का अभिनय करने को कहा जाता है। उससे बोल दिया जाता है कि आपको, जैसे मान लो कोई किसी का भी अभिनय करना है, जैसे किसी राजा का या फिर कोई सा भी एक संबंधित व्यक्ति हो सकता है, उसके जैसा व्यवहार या अभिनय करने को कहा जाता है, जिसका निरीक्षण करके उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाता है। अब वो जो मानसिक रोगी है, जो परीक्षार्थी या छात्र है, जिसके व्यक्तित्व का मापन इस विधि से कर रहे हैं, वो अभिनय करेगा। जो निरीक्षण करता है वो निरीक्षण करेंगे, और उसके अभिनय करने के तरीके को देखकर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाता है। तो मित्रों, यही विधि कौन सी है? खेल नाटक ड्रामा परीक्षण, या फिर जिसको ड्रामा टेस्ट कहते हैं, जिसको जैकब एल मोरेनो ने दिया है। तो मित्रों, आपके व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां पूरी हो चुकी है। अब बात करने वाले हैं अप्रक्षेपी विधियों के बारे में। तो जो अप्रक्षेपी विधियां हैं, इसको भी मैंने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, टॉपिक चला है आपका व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां। ठीक है, कौन सी विधियां? अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी विधियों को 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला प्रकार था आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां। तो इसके भी 6 प्रकार है। इसमें कितनी विधियों को सम्मिलित किया गया है? 6 विधियों को सम्मिलित किया गया है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं
तो किसी भी सिचुएशन में आपके ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। पहले आप पहले को वीडियो को देखिए ताकि आपकी जो सारणी है वो कंप्लीट हो जाए कि कौन सी विधि किसके अंतर्गत आती है। तो मित्रों, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ क्या होती है देखिए, जिसमें पर्टिकुलरली सिर्फ एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। सिर्फ एक से अधिक व्यक्ति नहीं होते, सिर्फ एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसी विधियों को ही आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां कहते हैं। और इसके कितने प्रकार लिखा है, मैंने आपको 6 प्रकार लिखा है। तो पहली पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों में पहली विधि है परिसूची या अनुसूची भी इसको कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे इन्वेंट्री टेस्ट। क्या कहेंगे? इन्वेंट्री टेस्ट, परिसूची या अनुसूची। 1918 में R.S. वुडवर्थ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था व्यक्तित्व के मापन के लिए। और ये किसके अंतर्गत आती है? आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत ये आती है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधि है, या निम्न में से कौन सी आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ है, निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ है। नॉर्मली मैं सारणी आपको पढ़ा चुका हूं। तो पहले पढ़ेंगे परिसूची या अनुसूची या इन्वेंट्री टेस्ट को। जनक कौन है मित्रों? वुडवर्थ ने इसको दिया था। आगे देखते हैं इस विधि में परिसूची या अनुसूची क्या होती है। देखो, यह प्रश्नों की एक सूची होती है, मतलब एक टेबल है जिसमें प्रश्न होते हैं, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार के किसी भी पक्ष का मापन किया जा सकता है। देखिए, आपको क्या करना है कि एक टेबल बनानी है परिसूची या अनुसूची के लिए। उसमें बहुत सारे प्रश्न शामिल किए जाएंगे। आप उसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न शामिल कर सकते हो। व्यक्ति के आप ज्ञानात्मक पक्ष का मापन भी वहाँ कर सकते हो, भावात्मक पक्ष का मापन कर सकते हो, और क्रियात्मक पक्ष का मापन भी आप अनुसूची या परिसूची से कर सकते हो। व्यक्ति के जिस पक्ष का मापन करना होता है उससे संबंधित प्रश्नों को परिसूची में शामिल कर दिया जाता है। कि आपको ज्ञानात्मक पक्ष का मापन करना है तो जो परिसूची में प्रश्न रहेंगे वो ज्ञानात्मक से संबंधित रहेंगे। आपको भावात्मक पक्ष का मापन करना है तो जो परिसूची या अनुसूची में प्रश्न रहेंगे वो कैसे रहेंगे? भावात्मक पक्ष से संबंधित। और यदि आपको क्रियात्मक पक्ष का मापन करना है तो जो उसमें प्रश्न आप रखोगे वो क्रियात्मक पक्ष से संबंधित रखोगे। मित्रों, इसे परीक्षार्थी से प्रत्यक्ष रूप से हल कराया जाता है। मतलब जो परीक्षार्थी या छात्र होता है जिसके व्यक्तित्व का मापन करते हो आप, उसको सामने बिठा करके, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने, इस चीज को नोट करना विशेष रूप से, क्योंकि ये चीज आगे एक विधि में आने वाली है, प्रश्नावली विधि में। तो इसमें और प्रश्नावली में मुख्यतः ये अंतर है कि जो अनुसूची या परिसूची होती है उसको प्रत्यक्ष रूप से हल कराया जाता है। इसमें जो मतलब परीक्षण लेने वाला है और जो परीक्षण देने वाला है वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इसको हल करते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या एवं हल करने का समय दोनों निश्चित होते हैं। ये भी फिक्स होता है कि इसमें इतने ही प्रश्न रहेंगे और इसके लिए आपको इतना ही टाइम रहेगा। ये भी बिल्कुल निश्चित होता है अनुसूची या परिसूची में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों ये वाला। तथा सारे प्रश्न हाँ अथवा नहीं के उत्तर पर आधारित होते हैं। वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है प्रश्नों को। आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, आप सिर्फ उत्तर हाँ में या नहीं में दोगे। जैसे आपसे पूछा जाता है क्या आपको स्कूल जाना पसंद है, तो आप पूछो हाँ या नहीं। क्या आपको कक्षा में बैठना पसंद है, हाँ नहीं। क्या आपको विद्यालय में अच्छा लगता है, हाँ नहीं। इस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं जिसका उत्तर सिर्फ आपको हाँ में या नहीं में देना होता है। अब मित्रों, यहाँ पे मैं कुछ विशेष चीज़ें लाया हूँ आपके लिए। कुछ प्रसिद्ध परिसूचियाँ निम्न हैं। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सी परिसूची है। तो मित्रों, कुछ परिसूचियाँ जो 5 प्रमुख परिसूची या अनुसूची होती है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे ब्रेल लिपि की समायोजन परिसूची, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि समायोजन परिसूची किसकी है? ब्रेल लिपि की। वुडवर्थ का व्यक्तित्व मापक पत्रक किसका है? वुडवर्थ का। मिनीसोटा का बहुविधि परिसूची, टर्मन की बुद्धिलब्धि परिसूची, केटल की 16 पीएफ प्रश्नावली। ये 16 पीएफ प्रश्नावली तो मैं आपको बाद में भी पढ़ाने वाला हूँ। तो मित्रों, ये केटल की 16 पीएफ जो प्रश्नावली है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? आर बी केटल ने किया था। और 16 पीएफ प्रश्नावली
का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। हालांकि ये जितनी भी परिसूचियां हैं इन सभी का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए ही किया जाता है, लेकिन एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि 16 ये प्रश्नावली किसने दी है? केटल ने दी है, और इसका प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। तो मित्रों ये आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ में प्रथम विधि पढ़ चुके हैं। अनुसूची या परिसूची आशा है आपको समझ में आई होगी। और एक और चीज, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ परीक्षणों में दूसरा परीक्षण लिखाया था मैंने, आत्मकथा परीक्षण, ऑटोबायोग्राफी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, और इसका निर्माण किया गया था ISPT देहरादून में। इसका कोई जनक नहीं, इसका निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन साइकोलॉजी टेस्ट देहरादून, ये इंस्टीट्यूट का नाम है। जैसे आपके इंस्टीट्यूट का नाम होता है ना, ऐसे इसको शॉर्ट में कहते हैं ISPT देहरादून। तो आपको ये याद रखना है, आत्मकथा परीक्षण या ऑटोबायोग्राफी का निर्माण कहाँ किया गया? तो आपका आंसर आएगा ISPT देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से बन जाता है, ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा परीक्षण किसके अंतर्गत शामिल होता है? तो व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत ये जो आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है अप्रक्षेपी विधियों में, उसके अंतर्गत ये शामिल होता है। आगे देखते हैं मित्रों, यह भारत में निर्मित होने वाला व्यक्तित्व मापन का प्रथम परीक्षण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपके लिए लाता हूँ, यूँ मान के चलो आपको बुक ये जो मार्केट में गाइड आती है और जो ये आपकी चीज़ें, जैसे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, किसी भी पूरे राजस्थान में किसी भी कोचिंग पर, वहाँ पर जितना मैं आपको यहाँ डिटेल से पढ़ाऊँगा, जितना मैटर और जितना कंटेंट शानदार यहाँ अवेलेबल कराऊँगा, आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। ये मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि लोग पूरी चीज़ें पढ़ाते ही नहीं है। मित्रों सबसे पहले आपको याद रखना है कि व्यक्तित्व मापन हेतु भारत में निर्मित होने वाला प्रथम परीक्षण कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा आत्मकथा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जिसमें व्यक्ति को कुछ निश्चित बिंदुओं के अंतर्गत अपने जीवन के बारे में लिखने को कहा जाता है। अब देखिए आत्मकथा का मतलब क्या है? खुद के जीवन के बारे में ये आपको बोलना है। आत्मकथा खुद की कथा, तो आपको कुछ बिंदु दे दिए जाते हैं, कोई से भी बिंदु हो सकते हैं, जैसे सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, या फिर वो आर्थिक मुद्दे हो सकते हैं, या फिर आपके जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हो सकते हैं। कुछ निश्चित बिंदु वो आपको प्रदान कर दिए जाते हैं, और फिर आपसे कहा जाता है कि इन बिंदुओं के ऊपर अपने जीवन के बारे में लिखिए, जिसका अध्ययन के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाता है। अब उसके बाद में कोई भी व्यक्ति है खुद के बारे में लिख रहा है कुछ बिंदुओं के माध्यम से, तो अब उसको पढ़ेंगे फिर कि हाँ यार इसकी सोच ऐसी है और इसका व्यक्तित्व इस प्रकार का है, तो इस प्रकार इसमें व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो मित्रों आज आपको आत्मनिष्ठ परीक्षण जो प्रक्षेपी विधियां है वो तो पूरी हो चुकी है, जो अप्रक्षेपी विधियां है वो शुरू हो चुकी है। अप्रक्षेपी विधियों को जो 3 भागों में बांटा था, उसमें पहला जो प्रकार था आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, उसमें जो 6 विधियां थी उसमें से 2 विधियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बाकी 4 विधियां आपके लिए कल के वीडियो में आ जाएगी। और इधर जो 2 प्रकार और बच रहे हैं इसकी 1 क्लास और बन जाएगी। इस प्रकार आपका 2 या 3 क्लासों के बाद में व्यक्तित्व का मापन पूरा हो जाएगा। डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, आप कहो तो मैं जल्दी जल्दी में कोर्स खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है भर्ती में अभी टाइम है, आपके पास समय है, डिटेल में पढ़े, एक एक चीज़ को पढ़े। छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो फिर कुछ मतलब नहीं आ रहा। बहुत सारे चैनल है, कहीं पे भी पढ़ लो, लेकिन आपको डिटेल से विस्तार से पढ़ना है तो इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको वो चीज़ें यहाँ मिलेगी जो अन्यत्र आपको नहीं मिल सकती। तो मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको मैटर कैसा लगता है। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द साइकोलॉजी वाले टेस्ट में, जिसमें आपको सिर्फ अप्लाइड क्वेश्चन ही मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टेस्ट आपके लिए लाने वाला हूँ 11 से 12 बजे के बीच में। मिलते हैं अगले वीडियो में।